वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। और फिर से दोबारा स्वागत है आपका फिजिक्स वर्ल्ड की अपनी दुनिया में, जहां पर हम सीखते हैं फिजिक्स, हाउ फिजिक्स वर्क्स इन योर डेली लाइफ। सीखा जी? कुछ इस 9th में तो भरे पड़े हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल दिए थे आपको। मड गार्ड यूज किए जाते हैं, ऐसा ऐसा है, कार्ड वाला था, कैरम बोर्ड वाला था, बस वाला था, सारे डेली लाइफ की फिजिक्स है जी, है ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में क्या किया था? इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच गए क्या? बैक एक्सरसाइज वो पढ़ेंगे। चैप्टर 9 नाम क्या? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास कौन सी? 9 थी। सेम कॉम्बो हो गया 9 का। तो बैक एक्सरसाइज जो इस लेसन की है उसमें 18 क्वेश्चन है जी टोटल, और 4 से 5 शायद एडिशनल है, सारी करेंगे जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी एक्सरसाइज होने जा रही है हमारी। डायरेक्ट ये मान के चलें आपको 11th का सीखने को मिल रहा है जी। 11th का सीखने को मिल रहा है बच्चों। तो जल्दी से बूस्ट अप होकर के बैठे, नहा धो कर बैठे, तो एनर्जी होनी चाहिए आप में। शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर 9 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? NCERT का पेज नंबर है 128। ओके, तो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स जो पीता है बूस्ट अप होने के लिए वो पी ले जी। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस क्या है? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो, और फिर भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ? तो क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इंक डाल लेता हूं जी, इंक भूल गया है, तो तब तक के लिए रुकें आप एक बार। तो क्या गिवन है जी इसके अंदर? एन ऑब्जेक्ट, वो स्टेटमेंट पढ़ ली है जी। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आंसर देखेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा संभव है कि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट जो फोर्स लगे वो क्या लगे जी? जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हो। तो क्या ऑब्जेक्ट? बिल्कुल हो सकता है जी। तो पहला केस देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves with uniform velocity, a speed in when an object moves with uniform speed in a definite direction, ऐसे लिख सकते हैं हम, in a definite direction, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये मानकर चले जी, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है, स्पीड है मान लीजिए उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट रोड पर चलता ही जा रहा है, तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि स्पीड चेंज और दिशा भी सेम है। तो उसने लास्ट में जो बोला है मैग्नीट्यूड बताएं और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपकी एक ही रहनी चाहिए। पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो पूर्व की तरफ चलना चाहिए, ईस्ट की जो भी वेस्ट है, साउथ है, जो भी है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, वो एक, जैसे ये केस है ना, इस केस के अंदर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है, फिर भी स्पीड कितनी है? 20 है। ओके, दूसरा केस हम ले सकते हैं किसका? सर्कुलर मोशन का। किसका केस? सर्कुलर मोशन। ध्यान दें, ये भी छुटकू सा टॉपिक शक्तिमान वाला, ध्यान है जी। सर्कुलर मोशन में भी क्या है?
ऐसे ऐसे सर्कल होता है, इसके अलोंग मूव करता है ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है। तो दिशा क्या होगी, ऐसे, ये ध्यान दें। इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है जी। वेलोसिटी चेंज होगी तो फोर्स लगेगा। तो एक्सटर्नल नहीं है वो इंटरनल ही फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगा रहे, जैसे अर्थ मून सिस्टम की बात करते हैं, जो अर्थ है ना वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रही है, और कोई व्यक्ति थोड़ी उसको जाके पुशअप कर रहा है। तो अर्थ मून सिस्टम में भी क्या है, अर्थ अपने आप ही तो घूम रही है, लेकिन उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल अल्वेनेंस फोर्स 0 है। फिर भी जो अर्थ है एक फास्ट स्पीड अप्रोक्स 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है। ओके, तो ये दोनों ही और केस हैं जो मतलब ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है जो मूव करे किसके साथ, नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लग रहा है तब भी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ये वही वाला इनर्शिया वाला। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ स्टिक, वो कारपेट एक्सप्लेन। कि जब भी जैसे मान लीजिए कोई कारपेट है, कारपेट इसको छड़ से बीट किया जाता है, ये छड़ है, ऐसे बीट करेंगे तो इसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं, क्यों? तो जैसे ही कारपेट को आप, ये सेकंड आंसर ओरली बता रहा हूं जी, वही है लिखना है बस आपने कॉपी में, कि जैसे ही आप कारपेट को डस्ट स्टिक से बीट करते हैं, ओके, तो डस्ट, जैसे कारपेट मान लीजिए पहले यहां पर था, स्टिक से बीट करते कहां पर गया कारपेट, पीछे, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रहने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखें, जैसे ये कारपेट है ना, स्टिक के साथ लगते कारपेट कहाँ चला गया, पीछे, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं जहां पर कारपेट शुरू में था। अब यहाँ था कारपेट, जैसे ही स्टिक लगी पीछे हो गया, डस्ट पार्टिकल यहीं है, अब रहने के लिए कुछ नहीं मिला, नीचे गिर गई। तो डस्ट पार्टिकल जब कारपेट को बीट करते हैं क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। ये भी इनर्शिया का ही है जी, कि जब भी बस की छत पे या किसी गाड़ी की छत पे कोई सामान रखा जाता है तो ये एडवाइज्ड है, ये सलाह दी जाती है कि उसको रस्सी के साथ बांध लें जी, उसको रस्सी के साथ बांध ले। ऐसा क्यों? बस वाला क्वेश्चन ध्यान है, बस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गया था कि जब बस चल रही है और ब्रेक लगेंगे तो आगे की तरफ जाते हैं, और रुकी हुई थी एकदम चलेगी तो पीछे की तरफ जाते हैं। वही लगेज के साथ होगा, वही किसके साथ होगा? लगेज के साथ। कि मान लीजिए बस की छत पर लगेज रखा आपने, सामान रखा कुछ भी, ठीक है, तो बस चल रही 60 की स्पीड से, जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो लगेज किस डायरेक्शन में जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा तो आगे आकर गिरेगा, वहां पर नहीं रह पाएगा ना। तो इसीलिए एडवाइज किए जाते हैं कि इनर्शिया की वजह से जो बस जब मान लीजिए स्पीड से चलेगी तो जब वो सडन ब्रेक लगाएगी तो आपका जो सामान छत पे रखा है वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ कांटेक्ट में है, अपर पोर्शन जिस स्पीड से बस चलेगी उसी से चल रहा है। तो क्या होगा? जो लोअर पोर्शन है वो ब्रेक लगते ही क्या कहेगा? रेस्ट में आ जाओ जी, लेकिन अपर वाला पोर्शन आगे जाने की कोशिश करेगा, और बक्सा कहाँ आएगा आपका? आपके मुंह के आगे गिरेगा, आगे ड्राइवर के आगे गिरेगा, कोई इंपॉर्टेंट सामान हम बस उतर जाएगी, फूट जाएगा जी। इसीलिए ताकि आपका सामान नीचे ना गिरे तो एडवाइज किया जाता है उसको रस्सी के साथ टाइटली बांध दें। ओके, तो ये इनर्शिया की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ऑप्शन टाइप है जी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ गया बच्चों। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering the short distance, the ball comes to rest. जैसे फुटबॉल भी है, क्रिकेट बॉल भी है, आपने हिट किया तो ग्राउंड पर वो जाएगी कुछ दूर तक और स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाते ना, यानी कुछ दूर जा करके बॉल रुक जाएगी। तो उसने पूछा है क्यों?
द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ज़्यादा जोर से शॉट नहीं लगा है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, देर इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, देर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो बॉल विल कम्स टू रेस्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, देर इज ए फोर्स दैट अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल। और कौन सा फोर्स है बच्चे? वो फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए जो ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, उसी फोर्स की वजह से उसकी स्पीड कम होकर लगातार कम होती रहती है और अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाती है। तो कौन से फोर्स की वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो अपोजिंग फोर्स कौन सा है जो सी ऑप्शन में पूछा गया है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं फिजिक्स की जान न्यूमेरिकल वर्ल्ड में। किसमें? न्यूमेरिकल वर्ल्ड की एंट्री होगी जी अब तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से न्यूमेरिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की जान न्यूमेरिकल्स। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्या कहा गया है? ए ट्रक्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से, वो की पॉइंट ध्यान रखें जी, रेस्ट से शुरू कर रहा है तो u0 है, लिख दो वैसे पढ़ते ही। हेयर सॉल्यूशन है जी, हेयर इनिशियल वेलोसिटी, ये तो मैंने की गुरु मंत्र है जी, ये तो याद रखा करो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा? u0। रेस्ट से आ जाए u0। वीडियो देख लेना जो दोबारा, मैंने उसमें बता रखा है कौन कौन से फाइनल v कब जीरो होती है, एक्सेलरेशन माइनस का कब आता है, ऐसा ऐसा। इट ट्रैवल एट डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। कितने डिस्टेंस? 400। तो डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस s कितने मीटर? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता इन 20 सेकेंड। टाइम में दे रखा है, जो जो आपको मिलता जाए ऐसे ऐसे लिखते जाएं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा उसने, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन निकालना है। और क्वेश्चन उसने पूछा है नेक्स्ट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास है इसका 7 टन, मास दे रखा है 7 टन। तो पहले पहला पोर्शन निकाल लेते हैं जिसमें पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पहले जो 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं उसको लिख रहा हूं मैं। पहली पढ़ी थी आपने v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है। तो इन्हीं में से s दे रखा है तो सेकंड वाली का यूज हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे v नौ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ut प्लस में हाफ AT स्क्वेयर। ओके, तो s जो भी दे रखा पुट कर दीजिए। 400 है, u0 तो पहली टर्म ओमिट हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1/2 a निकालना है। t आपको गिवन है 20 सेकेंड, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ये कट गया। ओके, तो ये रह जाएगा दैट इज इक्वल टू 200 टाइम a। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से? 400 डिवाइड बाई 200, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है a की। एक्सेलरेशन क्या आ गया है? ये एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने? फोर्स और मास दिया है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चा? बाकी F बराबर ma, पढ़ा है ना? F बराबर है ma, m दे रखा है, a निकाल लिया तो फोर्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पहले लिख लेंगे मास ऑफ ट्रक। क्या लिख लेंगे? मास ऑफ ट्रक m। मास ऑफ ट्रक कितना दे रखा है उसने? 7 टन, और 1 टन होता है 1000 किलोग्राम। तो 7 टन है जी, 7 टन, TONNES, 7 टन्स।
दैट इज इक्वल हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1000, 7000 kg। कितने किलोग्राम हो गया? 7000। तो फोर्स निकालना बिल्कुल आसान, फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 7000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है 2, तो आंसर आ जाएगा 14000 न्यूटन। यूनिट जरूर लिखें जी फिजिक्स में, वो बता रखा है ना दुकान वाला भी, दुकान पे जाओगे दोनों बताओगे ना कि इतने किलो चीनी दो, इतने पाइया, जो भी लेनी है आपने, तो यूनिट जरूरी है ये बतानी। और लास्ट में आंसर लिख लेंगे, हेंस acceleration of the truck is 2 meter per second square and force on the truck, लास्ट में ऐसे आंसर लिखना आपने, is 14000 न्यूटन। या कैसे लिख सकते हैं लास्ट में दोनों आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक that is equal to 2 meter per second square और force on the truck that is 14000 न्यूटन। दोनों ही वे करेक्ट हैं, किसी भी टाइप में आप लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल कीजिए तो उसको स्टेप्स का मतलब क्या है? सबसे पहला स्टेप आपका है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। पहले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कीजिए, उसके अंदर क्या क्या गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन है, जो जो आपको मिलता चले क्लू। जैसे मैंने बताया था, अगर रेस्ट से शुरू करेगा तो u0 होगा, तो u फौरन 0 लिख दीजिए। डिस्टेंस पता है तो उसको ऐसे डिनोट करके फौरन लिख दीजिए। ऐसे लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है और जो 3 इक्वेशन लिखी थी उनमें से कौन सी यूज होगी। पहले स्टेप का मतलब है आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। दूसरे स्टेप में जो गिवन है वो लिखते चले गए, फिर फार्मूला देखना कौन सा लगना है, बिल्कुल आसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सारे न्यूमेरिकल आएंगे जी। हार्ट ऑफ द फिजिक्स की जान न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल से ही बच्चे डरते हैं जी, है ना। फिजिक्स क्यों गंदी लगती है सभी को? फिजिक्स में न्यूमेरिकल है सर, न्यूमेरिकल निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है। डेरिवेशन तो आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते, है ना। कोई नहीं, प्रैक्टिस से आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से पहले। ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, यहां से पढ़ते हैं, मैंने पता चल गया मास दे रखा है, तो पहले लिख दो सीधा सॉल्यूशन लिख के, हेयर मास ऑफ स्टोन कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। पत्थर का मास है 1 किलोग्राम, ऐसे लिख दो सीधा। थ्रोन्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। एक झील है, जमी हुई झील है, उस पर एक पत्थर फेंका आपने ऐसे, तो क्या किया उसने? 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाता है। क्यों रुक जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों रुक जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो निकालना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, वही निकालना है कितना है। तो अब फाइनल रो क्या है ध्यान रखें, तो v0 होगा इसके अंदर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, u से लिखते हैं जी, इसको m से लिखते हैं, मास को इसको u से लिखते हैं। तो ये गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है उसने, क्या दे रखा है? डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। कितना गिवन है? 50 मीटर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो फोर्स के लिए हमें चाहिए क्या? m इंटू में a। मास तो दे रखा है, a नहीं है। a का फार्मूला होता है क्या? a का फार्मूला क्या होता है? v माइनस u अपॉन टी। टी भी नहीं है। s दे रखा है, s से रिलेशन है हमारा, थर्ड वाली रिलेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसने, इस देवी ने हेल्प की, बेचा मुझे याद कर,
दिल से पुकार मैं दौड़ी चली आऊंगी आपके पास। तो एस ए निकाल दो यहाँ से, क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। वी जीरो है जी। यहाँ पर खास बात क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है कौन सी है वी, वो कितनी है 0। क्यों? क्योंकि स्टॉप हो गया ना, स्टोन अल्टीमेटली का स्टॉप हो गया ना। तो 0 का स्क्वायर माइनस u 20 का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 50। ये स्टेप यहां से ये नोट करें, ए आ गया है। क्या आ गया है? ए। इसको इरेज कर दीजिए अब। ओके, है ना जी आसान। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़कर जिसको विजुअलाइज करने आगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चीजें। ओके, तो अब क्या रह गया, या 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 400 डिवाइड बाई 50 और 2 की 100 हो जाएगी। तो ए कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन अगेन किसके लिए? रिटार्डेशन के लिए। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता हो ना, तब क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन को नेगेटिव। तो ए आ गया है, एफ निकालना है, मास आपको पता ही है। तो एफ क्या होता है? m इंटू में ए, m 1 किलो मल्टीप्लाई फोर्स t -4 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड, तो फोर्स, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो उसकी मोशन के अपोजिट लगा है। तो लिख देंगे हेंस द फोर्स बिटवीन स्टोन एंड आइस इज 4 न्यूटन। लगा तो 4 न्यूटन, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तभी तो पत्थर रुकेगा। टाइम देख लेते हैं जी, कितना हो गया है। टाइम इज 19 मिनट हुई अभी तो। चलिए करते हैं और न्यूमेरिकल्स, आसान है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपने ही बताना जी, है ना। सारे मेरे से निकलवा रहे हो, एक अदा आपने भी करना, ही बोल लूंगा एक, ठीक है। आपने निकाल के दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, थोड़ा सा बड़ा लिखो यार ताकि दिखे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 2-3 पार्ट है। कई बुक्स में 2 दे रखे हैं, कईयों में 3 दे रखे हैं। मैं 3 वाला करवाऊंगा, छोड़ दूंगा कुछ नहीं। ओके, 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो ट्रेन बना देते हैं जी आपके लिए एक बार। एक इंजन, ये है इंजन वाशे, ये पहिए हैं जी, ये ट्रेन। 5 डिब्बे जुड़े हुए हैं इसके पीछे। क्या जुड़े हुए हैं? 5 वैगन्स। छोटे छोटे बना लेते हैं जी, कैमरे से बाहर चले जाएगी ट्रेन, ठीक है। छोटे छोटे बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ये इंजन जी हैं, इंजन है ये। इसके बाद 5 डिब्बे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। चलो पहिए लगा देते हैं जी। ये डिब्बे हैं सारे, क्या हैं? डिब्बे। ऐसे ट्रेन और 5 वैगन्स हैं, यानी कि 5 डिब्बों की ट्रेन है। इंजन एक 5 डिब्बों की ट्रेन को खींच रहा है। इंजन का जो मास है 8,000 किलोग्राम, 8,000 किलोग्राम का इंजन 5 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को खींच रहा है। ईच ऑफ 2,000 किलोग्राम, प्रत्येक कितने का है? 2,000 किलोग्राम।
और एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, क्या? रेल। रेल क्या होती है? जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। रेल ये नहीं होती ऊपर, ध्यान रखें। जो लोहे की नीचे होती है ना, जिसके ऊपर से ट्रेन चल, उसको रेल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, पता नहीं था ना। रेल क्या होती है? जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उसको बोला जाता है रेल। क्या बोला जाता है? रेल। ओके। 2000 मास का एक वैगन है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन and the frictional force is 5,000 न्यूटन, then calculate the net accelerating force, acceleration of the train, acceleration of the train। तो पहले क्वेश्चन समझे क्या है। अगर इंजन इस साइड में, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, 40,000 न्यूटन, कितने का? 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है इन डिब्बों को खींचने के लिए, और इनके बीच में, जो टायर और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, व्हील है सॉरी, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन का है। कितने का? व्हील और जो ट्रैक है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितने का? 5,000 न्यूटन का है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ट्रेन इधर चलेगी तो किस साइड होगा? इस साइड। तो नेट फोर्स क्या रह जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखें। मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन 8,000 किलोग्राम, 8,000 किलोग्राम। अब मास ऑफ ईच वैगन, मास ऑफ ईच वैगन that is 2,000 किलोग्राम, 2,000 किलोग्राम। ओके। अब फोर्स ऑफ इंजन, फोर्स ऑफ इंजन, इंजन ने कितना फोर्स लगाया है? 40,000 न्यूटन। ये मान लीजिए आपका है कैपिटल एफ। किसे लिख रहे हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। हम क्या लिख देंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ कितना है? 5,000 न्यूटन। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो नेट फोर्स निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे बस नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। यानी कि इस फोर्स में से ये घटा दिया है, कितना आ गया है जी? 40,000 माइनस 5,000। पहला आंसर कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट होता है तो घटेगा जी हमेशा। 35,000 न्यूटन का फोर्स नेट बच जाएगा, 35,000। ये था पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा उसने नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। यहां तक क्लियर है? सेकंड में पूछा उसने नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो सेकंड पार्ट में अब एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला पता है आपको, एफ होता है m इंटू ए। तो नेट एक्सेलरेशन तो ए क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में m। तो पहले ये फार्मूला ये लगेगा, तो m निकाल लेते हैं पहले। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू, इंजन का मास कितना है भाई? 8,000 किलो, प्लस एक डिब्बे का वेट कितना है? 2,000 हैं कितने? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2,000। अरे 2,000 के 5 डिब्बे हैं तो 10,000 इसका हो गया, 8,000 इंजन का। टोटल कितना हो गया है? 18,000 किलोग्राम। टोटल ट्रेन का मास आ गया ये। टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या आ गया ये? टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना हो गया है? 18,000 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन एफ अपॉन एम, एफ ये है, नेट एम ये है, तो डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? ए इज इक्वल टू एफ 35,000 अपॉन 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये बन जाएगा जी 18 एकम 18, ये लगभग 9 के करीब चलेगा। तो देख लेना जितना भी आएगा, लगभग इतना एक्सेलरेशन आ गया है ट्रेन का, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और जो मेरी बुक में 2 ही दिए हुए हैं, कई बुक्स में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्स ऑन वैगन सेकेंड ड्यू टू दिस। एक वैगन ने दूसरी, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया है। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिब्बे हैं जी इधर, कितने हैं 4 डिब्बे। अब एक का फोर्स, ये देखिए ध्यान से, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये वैसे स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, तो एक्चुअली में क्या है ये, तो उसमें मैं हिंट दे रहा हूं कैसे निकालना है। जैसे फोर्स, तो 1 2 3, और जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये सारा में ऐसा ऐड होगा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इन सभी का फोर्स इधर लगेगा। तो टोटल मास हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8000 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इसमें केवल 2 ही पार्ट दिए हुए हैं, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पता चल रहा है मुझे क्या है। तो जब एक का डिब्बे का, कहने का मतलब जैसे इस पर फोर्स है, इसके पीछे तो कोई डिब्बा है नहीं ना, तो जो इसका होगा कि इस पे ऐसे कहने का मतलब है, जैसे पहले डिब्बे पे कितना फोर्स है, फर्स्ट वैगन पे हाउ मच फोर्स, तो 4 का जितना होगा ना वो ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल मास जब लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2000। ये था जो थर्ड पार्ट है इसका, उसका क्लियर। ओके जी, तो ये थे क्वेश्चन जो आपके 7 तक बैग एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, पहले ही बताया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके रेस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए क्या, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंजॉय करें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, है ना जी। कहावत भी है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब थोड़ी सी ये ओड सी हो गई है, क्योंकि खेल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ गई हैं। तो जिसको खेल में इंटरेस्ट है वो खेल भी ले, ज़्यादा खेल ले थोड़ा पढ़ ले, जिसको पढ़ाई करने वो ज़्यादा पढ़ ले थोड़ा खेल ले। ओके, तो टेक केयर, घर पर रहें, और जो आपको गाइडलाइन दी जाती है कि पढ़ें जी, उनका पालन करें। ओके।